जिस ज़मीन में आप खेती करते हो उस ज़मीन की कभी मिट्टी की जांच भी कराए होगे। तो जब मिट्टी की जांच का रिपोर्ट कार्ड आपके पास आया होगा तो उसमें सबसे एक बेसिक चीज़ रहती है कि आपकी ज़मीन में जीवांश कार्बन कितना है। तो लिखा रहता है जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3%। उस हेल्थ कार्ड में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% है। कहीं कहीं ये 0.2% है और कहीं कहीं 0.4% है। एवरेज देखा जाए तो देश की कृषि योग्य भूमियों में एवरेज जीवांश कार्बन, जिसको हम ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, उसकी मात्रा केवल 0.3% है। आबादी बहुत ज़्यादा है, भौतिक संसाधनों का युग है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और हर प्रकार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमको फसलों का उत्पादन बहुत चाहिए। अब बहुत उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नतशील बीज लाना है, संतुलित उर्वरक डालने हैं, कीड़ा लग जाए तो इंसेक्टिसाइड डालना है, खरपतवार को मारने के लिए बीडीसाइड डालना है, बीमारी लग जाएगी तो फंजीसाइड डालना है, नकदी फसलें बोनी है, ज़मीन के नीचे का पानी निकालना है। खेत की मेड़ों पर अगर बाबा पर बाबा कोई पेड़ छोड़ गए हैं तो वो छाया मारता है, तो इसको काटना है क्योंकि वो छाया मारता है। इसके बावजूद भी किसान को खेती तो करनी पड़ेगी। कृषि मूलस्य जीवनम, खेती के बिना तो कुछ होना नहीं है। खेती के बिना कुछ होना नहीं है। खेती हमारी मजबूरी है, लेकिन खेती में मैं लाचार हूँ, असहाय हूँ, कर्ज में डूब गया हूँ। साहब खर्चा नहीं निकल रहा है, लागत इतनी ज़्यादा निकल गई कि खर्चा नहीं निकल रहा और कर्ज में डूब गया। कर्ज चुक नहीं रहा है। आज नेचुरल फार्मिंग की एक हवा चली है। नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती करो, रसायनों को बंद करो। अब दो चीज़ें हैं, प्राकृतिक खेती करो, रसायन बंद करो। एक तो ऐसी आवाज़ आती है, एक आवाज़ आती है कि अरे प्राकृतिक खेती करोगे तो श्रीलंका जैसा हाल होगा, भूख से मर जाओगे। देखा नहीं है क्या 1950-60 के दशक में मेरे देश में भरपेट रोटी नहीं थी, अनाज नहीं था, तब बाहर से गेहूं आया था। बाप रे बाप, ये तो हरित क्रांति की देन का ये तो फर्टिलाइज़र का चमत्कार का, ये पेस्टिसाइड का चमत्कार का, ये कि आज देश को भरपेट भोजन मिल रहा है। अब मेरा एक सवाल है, भरपेट भोजन मिल रहा है कि भरपेट जहर मिल रहा है? मित्र ध्यान रखिएगा, आज केमिकल की पैरोकारी करने वाले जो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड कंपनियों की दलाली करते हैं, कुछ लोग तो दलाली करते हैं, कुछ लोग अज्ञानता में वकालत करते हैं। उनको मिलता बेचारों को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हवा चल रही है, बिना पेस्टिसाइड के, बिना फर्टिलाइज़र के तो खेती हो ही नहीं सकती। ऐसा हवा चल गई है, तो उनको मिलता जुलता कुछ नहीं, लेकिन वो कहते हैं अरे नेचुरल फार्मिंग कैसे होगी, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। जिसको प्राकृतिक खेती की समझ नहीं है वो इस प्रकार की बकवास करते हैं कि प्राकृतिक खेती करोगे तो फिर भूखों मरोगे, और मैं कहता हूँ रासायनिक खेती करोगे तो जहर खा के मरोगे। अब तय आपको करना है कि हमको जहर खा के मरना है कि भूखे पेट मरना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर जहर खा के मरना तो मर जाइए, लेकिन भूखे पेट तो मरोगे ही नहीं। ये तो परमात्मा का वचन है, प्रकृति का वचन है। धरती माँ ने वचन दिया इंसान को, हम इसी की तो संतान हैं। हम सब धरती माँ की संतान हैं, और धरती ने वचन दिया है कि मैं किसी भी जीव को भूखे नहीं सोने दूंगी, किसी भी जीव को भूखा नहीं सोने दूंगी। ये धरती का वचन है।
लेकिन धरती के साथ हमको करना क्या है? अभी मैंने मिट्टी की जांच से शुरू किया। मैंने कहा आपकी ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% है। हम ज़मीन की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ा दें, हम ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा को कैसे बढ़ा दें, हम ज़मीन में ह्यूमस को कैसे बढ़ाएं, बस एक ही विचार है जो किसान को मनन चिंतन करना है कि यस, हम कोई भी खेती करते हैं तो खेत में करते हैं, खेती खेत में करते हैं। चाहे चना बोएं, गन्ना बोएं, आलू बोएं, सब्जी बोएं, कपास बोएं, सोयाबीन बोएं, धान लगाएं, गेहूं लगाएं, कुछ भी बोएंगे तो खेत में ही बोएंगे। अब खेत की जो सामर्थ्य है उस हिसाब से जो है बेचारा माँ पालेगी अपने बच्चों को। तो फसल क्या है? धरती माँ की औलाद, धरती माँ की संतान जो आपने बोई है। अब माँ के पास जितना पोषण होगा उतना दे पाएगी। अब पोषण आएगा कहाँ से? बार बार यूरिया डीएपी डालना, पेस्टिसाइड डालना, इससे तो पोषण आएगा नहीं। तो कैसे ज़मीन को जिंदा किया जाए, कैसे ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाए ताकि मेरी खेती में कोई भी लागत न लगे। ध्यान रखना, हम धरती में कैसे जीवांश कार्बन की मात्रा जो 0.3% उससे बढ़ा करके 1% कैसे कर दें, इतना करके जाना ही हमारा धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर मैं धरती माता की फर्टिलिटी की रक्षा कर पाया तो धरती माता का वचन है कि मैं कभी किसी जीव को भूखा पेट नहीं सोने दूंगी। लेकिन ये आधुनिकता, ये आधुनिक ज्ञान, विश्वविद्यालयों की शिक्षा, ये क्या कर रही है? दुनिया देख रही है कि जो शिक्षित हो गया और सिस्टम में आ गया, प्राइवेट सिस्टम में चला गया, गवर्नमेंट सिस्टम में चला गया, वो उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग गरीब हैं, मध्यम हैं, जिनकी जॉब नहीं लगी। क्योंकि बेचना है, मार्केट चलानी है। मार्केट में क्या है? कपड़ा ले लो, चश्मा ले लो, मोबाइल ले लो, स्कूटर ले लो, ये कार ले लो, फर्टिलाइज़र ले लो, पेस्टिसाइड ले लो, रोटावेटर ले लो, अच्छा बीज ले लो, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल ले लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। मेला सा लगा रखा है। खेती को बाजार से चलाना चाहते। खेती बाजार का विषय नहीं है, खेती जीवन का विषय है, खेती खुशियों का विषय है, खेती आनंद का विषय है, खेती अच्छे स्वास्थ्य का विषय है। तो जब माँ ही स्वस्थ नहीं है, अब जिस माँ से मैं गेहूँ उगाऊँ, टमाटर उगाऊँ, दलहन उगाऊँ, फल उगाऊँ, अब माँ में जब सामर्थ्य नहीं है तो माँ क्या करेगी? वो तो फल ठीक है बो दिया, यूरिया डीएपी डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दिए, कुछ पैदा हो गया, खा लिया, पैदा ज़्यादा कर लिया प्रेशर दे करके। तो जानते हो मित्र क्या है? नेचुरल फार्मिंग का मतलब है विदाउट एनी फोर्स। ज़मीन के ऊपर कोई दबाव ना हो, फसल के ऊपर कोई दबाव ना हो। और ये दबाव कब नहीं होगा? जब हम ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाएंगे। अब जीवांश कार्बन दो शब्द हैं, जीवांश और कार्बन। समझना बात को। कार्बन बनता है कार्बनिक पदार्थ से। जो भी फसलों के अवशेष हैं, बाग बगीचों की पत्तियां हैं, पशुओं का मलमूत्र है, आपका मलमूत्र है, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। जब ये ज़मीन में रहता है, ज़मीन में हल्की सी नमी रहती है, ये नमी के टच में रहता है तो ये कार्बन बन जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ से बनता है कार्बन, जो कि हम जला देते हैं, फेंक देते हैं, खेत को लौटाते नहीं हैं। और जीवांश कैसे बनता है? इस कार्बन को खाते हैं जीवाणु, कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं दीमक और केंचुआ। जैसे जो देश के शुष्क इलाके हैं, ड्राई एरिया, वहाँ जो फसल हार्वेस्ट होगी, अगर फसल का अवशेष कोई खेत में छूट गया तो उसको दीमक ही खाएगी, क्योंकि वो ड्राई है। जैसे अब ये है, लकड़ी है ये, अब इसको केंचुआ तो खा नहीं सकता, इसको दीमक खा लेगी आसानी से, क्योंकि दीमक के माउथ पार्ट्स ऐसे हैं कि इसको खा लेगी, तो इसको रिसाइकलिंग के रूप में ले आएगी।
अगर नम वाले एरिया हैं जहाँ मॉइस्चर रहता है तो वहाँ ये पदार्थ सड़ेगा और कार्बन में थोड़ा सा सकुलेंस होगा, मुलायम होगा, तब केंचुआ खा लेगा। तो केंचुआ इसको डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में ले आता है। फिर फर्दर इसको माइक्रोब्स खाते हैं, और जब माइक्रोब्स मरते हैं या दीमक और केंचुआ और चींटी, चींटा, ये सब जो ज़मीन में रहने वाले या नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, जब वो मरते हैं तो मरे हुए जीवों के अंश को कहते हैं जीवांश। यही वनस्पतियों का वास्तविकता में यही भोजन। कहते हैं ना, फसलों को 14 पोषक तत्वों की, कभी 12 कहा जाता था, फिर 14 कहा जाने लगा, अब 17 कहा जाने लगा। जितने भी पोषक तत्व फसलों को चाहिए वो सब कहाँ है? देखो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में ये कार्बनिक पदार्थ है। अब इसके और नीचे जाएंगे तो कुछ पदार्थ कार्बन के रूप में कन्वर्ट, चूँकि बारिश का मौसम है ना, ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। ये ऊपर से गिर गया है, इन्हीं पेड़ों से गिर गया। अब इसमें कोई आग लगा देता है, कोई झाड़ू लगा के फेंक देता है, फसलों के अवशेष में आग लगा देता है, इसकी इज्जत नहीं करता है। यही है खेती की जान, यही है खेत का भोजन। यूरिया डीएपी खेत का भोजन नहीं है, ध्यान रखना। यूरिया डीएपी तो लाचारी और मजबूरी का नाम है। जब खेत में ये नहीं है तब यूरिया डीएपी की जरूरत पड़ती है। मित्र, देश का किसान कर्ज में है, देश का उपभोक्ता को मर्ज है, कैंसर से, शुगर से, बीपी से, जाने कितनी बीमारियों से। अस्पताल में जाइए कभी, देखिए, कभी किसी बड़े अस्पताल में जाके देखना, प्राइवेट हो या सरकारी हो, देखना मरीजों की बाप रे बाप कितनी भीड़ है, बेड नहीं मिल रहा है, लगता है हिंदुस्तान पूरा बीमार है। क्यों? ये बीमार था नहीं कभी। आज के 70 साल पहले यहाँ कौन बीमार था? कोई बीमार नहीं था। आज तो हर व्यक्ति बीमार है। और क्यों बीमार है? क्योंकि हम भोजन कहाँ खा रहे हैं? हम भोजन नहीं खा रहे, हम खा रहे हैं यूरिया डीएपी, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है, वो हमारे भोजन में, पानी में, हवा की प्रणाली में जिंदा रहता है और वो मेरे अंदर जाता है। तो वो जब हम खाएंगे तो बीमार होंगे। तो किसान को कर्ज से मुक्ति पानी है, आम आदमी को बीमार नहीं होना है, यानी हम दुखी ना हो, कष्ट में ना हो, हम कर्ज में ना हो। तो क्या करना है मित्र? हर किसान को चाहिए कि वो सोशल मीडिया में जो खेती की आधुनिक तकनीकियां हैं, जो आपको बेवकूफ़ बनाती, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं जाने कितने लोगों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो कहता हूँ कि दुनिया में हर व्यक्ति आपको बेवकूफ़ समझता है और बेवकूफ़ बनाता है, बेवकूफ़ बना के आपकी गाड़ी कमाई का पैसा अपने पास ले लेना चाहता है। ले लो यूरिया, ले लो ये, ले लो ये। और मैं किसान से क्या कहता हूँ, आप एक बार तय करिए मुझे कुछ नहीं लेना है, लेकिन करना क्या? कुछ न ले। आप जिस धरती माता में खेती करते हो, जो 5 एकड़, 10 एकड़, 2 एकड़, जिस ज़मीन के आप मालिक हो, बस उसमें 3-4 काम कर दो। क्या? पहला क्या है? अगर आपके खेत से बारिश का पानी बह करके बाहर चला जाता है तो आप मेड़ बना के कृपया करके बरसात का पानी खेत पे रोकने का प्रयास करिए। ठीक है ना? अगला क्या करना है? खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण करिए, नाना प्रकार के वृक्ष लगाइए, जितने लगा सकते उतने लगाइए। चूँकि जीविका का स्थायी जो है समाधान वृक्ष ही कर सकते हैं, धरती माँ की सुरक्षा वृक्ष ही कर सकते हैं, वर्षा के पानी को वृक्ष ही बढ़ा सकते हैं। वृक्ष ऑक्सीजन देंगे, वृक्ष बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे। वृक्ष बहुत कुछ करते हैं, इतना करते हैं कि गिना नहीं जा सकता। अगर दिन भर मैं कहूँ दिन भर में कि वृक्षों की क्या महिमा है तो मैं बता नहीं पाऊँगा, इतनी वृक्षों की महिमा है। लेकिन हमको वृक्षों से दुश्मनी है। मित्रों, वृक्ष लगाइए, मेड़ों पर पेड़ लगा दीजिए, और पेड़ लगाते समय ध्यान रखिए कि अपने लिए भी लगाइए और चिड़ियों के लिए, गिलहरी के लिए, सबके लिए लगाइए। जीव जंतु भी पलें, क्योंकि खेती का सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
जब मैं ये कहता हूँ ना खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कैसा अज्ञान व्यक्ति आ गया बताइए, खेती को धर्म बताता है। अरे धर्म तो कुरान में है, धर्म तो बाइबिल में है, धर्म तो वेद में है, धर्म तो मंदिरों में है, धर्म तो मस्जिदों में है, धर्म तो पूजा में है, धर्म तो नमाज में है। ये आदमी कहता है खेती ही धर्म है। और मैं फिर बता दूं, जो व्यक्ति खेती को धर्म नहीं मानता, वो फिर धर्म के नाम पर जितनी नौटंकियां करना हो, जितने ड्रामे करने हो, जितने आडंबर करने हो कर ले। चैलेंज के साथ कहता हूं, परमात्मा की एक भी अनुकंपा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा है कहाँ। परमात्मा की सारी कायनात हमारी नज़रों के सामने फैली पड़ी। परमात्मा ने कहा मुझे अगर जानना हो, मुझे अगर पढ़ना हो, तो तुझे थूक लगा के कोई पन्ना नहीं पलटना, ना कुरान का, ना बाइबिल का, ना गीता का, ना वेद का। पन्ना पलटना ही नहीं है। इन किताबों में जो लिखा है वो मेरे बारे में लिखा है। तेरी मर्जी, तू मुझे किताब में खोज या तू मुझे मेरी माया में खोज। तो मैं तो आप सिंपल सी बात कहता हूँ कि हम ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, पंच महाभूत को, देवियों को, देवताओं को इस प्रकृति की व्यवस्था में खोजें, नदियों में खोजें, पहाड़ों में खोजें, झरनों में खोजें, जंगलों में खोजें, खेत में खोजें, जलाशयों में खोजें। जलाशय जिंदा रखें, जंगल जिंदा रखें, जमीन को जिंदा रखें, नदियों को जिंदा रखें। खेती में जीवांश, खेती करनी है तो खेती का एक, और नेचुरल फार्मिंग, बाप रे बाप, नेचुरल फार्मिंग में आज कोई जमीन की फर्टिलिटी को इन्हेंस करना कोई नहीं बताता ना। अब ड्रामे ऐसे चल रहे हैं कि अरे नेचुरल फार्मिंग तुमने किया तो नेचुरल सीड कहाँ से लाए, अरे नेचुरल फार्मिंग करोगे तो ट्रैक्टर से जुताई करोगे तो टायर इस कंपनी का होना चाहिए। ऐसी सैकड़ों बातें हैं। पंजीकरण कैसे कराना है, बिना पंजीकरण, एक आदमी, एक किसान बेचारा वास्तव में नेचुरल फार्मिंग कर रहा है लेकिन पंजीकरण नहीं कराया तो कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब तुम प्राकृतिक खेती नहीं करते। और एक आदमी प्राकृतिक खेती नहीं करता, वो पेल के रसायन डालता है लेकिन पंजीकरण है उसके पास, बोले वेरी गुड, ले आ माल। ये क्या है? ये सिस्टम का सब ड्रामा है। क्या कि तुम कितनी भी चोरी करो लेकिन मेरे साथ साझेदारी करो। तुमको नेचुरल फार्मिंग का मटेरियल बाज़ार में बेचना है तो सर्टिफिकेशन करा लो, मुझको भी कुछ पैसा दे, तो फिर तुम बेचते रहना, नेचुरल हो या ना हो। और जिसने पंजीकरण नहीं कराया वो अगर कहता है साहब मेरा तो वास्तव में नेचुरल है, तो बोले रजिस्ट्रेशन कराए, बोले नहीं साहब, अरे तो बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसे कहते बाय डिफ़ॉल्ट। मित्र ध्यान रखना, मैं एक चीज़ बार बार बताता हूँ, जैसे अभी कुछ लोग कह रहे हैं प्राकृतिक खेती करोगे तो प्राकृतिक खेती की उपज का भाव ज़्यादा मिलेगा। सरासर झूठ बोला जा रहा है, सरासर झूठ बोला जा रहा है। देश के सिस्टम ने आज तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं तैयार किया कि प्राकृतिक खेती करने वाले, हकीकत में प्राकृतिक खेती करने वाले किसान की उपज का कोई भाव ज़्यादा दे सके, है ही नहीं सिस्टम। और मैं बोल रहा हूँ ना, अगर सिस्टम हो तो आकर के कोई मुझसे बताए सचान साहब सिस्टम है, नहीं है। हाँ सिस्टम है चोरी चमारी वाला। आप पंजीकरण कराइए, फिर मैं आपका देखता हूँ। और देखते हो क्या, आज गेहूं का ऑर्गेनिक गेहूं बेचने वाले, ऑर्गेनिक चना बेचने वाले अब कीमत का 2 गुना ज़्यादा में बेच रहे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक गेहूं रजिस्ट्रेशन कराया वो, उसको कितना मिल रहा है? 10%। अगर 2300 रुपया गेहूँ का दाम बाज़ार में है तो उसको कह दिया जाता है कि ठीक है 2500 ले लो, दे दो, लेकिन वो फिर 5000 रुपये में बेचता है। किसान का तो कोई है ही नहीं, और किसान का जो है उसका किसान, उसको किसान मान, किसान का सबसे सच्चा मित्र, हमदर्द उसकी धरती माता है, उसका खेत है। लेकिन हम खेत को तो तवज्जो ही नहीं देते। हम तो अच्छा बीज लाएंगे, अब खेत अच्छा नहीं है लेकिन बीज अच्छा बोएंगे तो परफॉर्मेंस कैसे, रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। लेकिन हाँ खेत अच्छा है तो तुम घर का बीज बो देना, तब भी परिणाम अच्छे आएंगे। और खेत अच्छा नहीं है, खेत की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, तो चाहे जितना अच्छा बीज बोले ना, परिणाम अच्छे नहीं आएंगे।
क्योंकि फसल को जब बढ़ना है, बढ़ने के लिए पोषण तो चाहिए, तो है नहीं। आज किसी भी भोजन में स्वाद नहीं है। जो हमारी उम्र के हैं 50, 60, 65, 70 साल वाले, उनको खूब पता है अब भोजन में कोई स्वाद नहीं बचा, बस खाया जा रहा है और ना भोजन में पौष्टिकता बची है। इसीलिए लोग बीमार हैं। फिर सप्लीमेंट्री फूड का धंधा, जैसे मैंने कहा धरती बीमार है, धरती अस्वस्थ है, धरती स्वस्थ हो जाएगी तो ना तो फसलों को कोई सप्लीमेंट्री फूड चाहिए, ना इंसान को कोई सप्लीमेंट्री फूड चाहिए। लेकिन अगर धरती में जीवांश कार्बन नहीं है, धरती बंजर होने की कगार पर है, तो आप फसल को कितने भी सप्लीमेंट्री फूड देना, फिर तुम भी ये सप्लीमेंट्री फूड कभी कोई सोचे जरा, ये सप्लीमेंट्री फूड क्या होता है भाई? अरे हम दाल रोटी खा के प्रसन्न रहेंगे, हमें सप्लीमेंट्री फूड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो ज़मीन इतनी अच्छी है कि बाजरा बो दें, चाहे मक्का बो दें, बो दिया मैंने बो दिया, ज़मीन उसको सब दे देगी। जब धरती अच्छी होगी, धरती माता की कोख अच्छी होगी, धरती में जीवांश कार्बन 1% से ज़्यादा होगा तो फर्टिलाइजर नहीं लगेगा, फंजीसाइड नहीं लगेंगे, इंसेक्टिसाइड नहीं लगेंगे, भोजन की पौष्टिकता होगी और भोजन में स्वाद होगा और आप कर्ज से मुक्ति होंगे और दुनिया स्वस्थ होगी। लेकिन इस चक्कर में ये चिकित्सा की दुकानें, किसानों को खाद बीज बेचने वालों की दुकानें और ये सब दुकानें बंद हो जाएंगी। तो सिस्टम चाहता है कि दुकान किसी की ना बंद हो, चाहे प्रकृति की दुकान बंद हो जाए या किसान की दुकान बंद हो जाए। किसान आत्महत्या करता हो तो कर ले, धरती बंजर होती हो तो हो जाए, हमसे ये मेरा बाजार, मेरी दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए ये लोग भी भूल जाते हैं कि ठीक है तुम पेस्टिसाइड बेचते हो, चलो कितने साल तुम दुकान तुम्हारी नहीं बंद होगी, तुम्हारी नहीं बंद होगी, दुकान जिंदाबाद। फर्टिलाइजर बेचने वालों की दुकान जिंदाबाद, बीज बेचने वालों की दुकान जिंदाबाद, राजनीति करने वालों की नेतागिरी जिंदाबाद। लेकिन बच्चे तुम्हारे भी हैं, औलाद तुमने भी पैदा की हैं। औलाद जिस आबो हवा में पलेंगी, उस आबो हवा का परिणाम औलादों को भी भोगना पड़ेगा। अगर कैंसर गरीब के बच्चे को हो सकता है तो अमीर के बच्चे को कैंसर पहले होगा। क्यों? अब कैंसर का दवाई खा रहे हैं आप, भाई भोजन कहाँ खा रहे हैं आप? तो शिमला मिर्च, भिंडी, तरोई, टमाटर, बैंगन, सेव, नारियल, अनानास, अंगूर, सब में 2.5 लाख, 3 लाख, 1 एकड़ में 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का पर एकड़ में पड़ने वाला पेस्टिसाइड फल के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से तुम्हारे भोजन में जा रहा है। तो पैसा करेंगे क्या? ठीक है ना? इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, अब मेरी बात कोई नेता सुने, कोई ब्यूरोक्रेट सुने, टेक्नोक्रेट सुने, तो एक ही संदेश है कि आपको पैसा कमाने के बाद टारगेट क्या, लक्ष्य क्या है? आप आनंद का जीवन जीना चाहते हो, सुख का जीवन जीना चाहते हो, शांति का जीवन जीना चाहते हो, हेल्दी जीवन जीना चाहते हो, कि चरपैया में लेट करके कैंसर में घुट घुट करके मरना चाहते हो? पैसे जेब में, आपके जेब के आसपास, आपके थैले में ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन आप कैंसर के पेशेंट हो, शुगर के पेशेंट हो, डिप्रेशन में होगे तो करोगे क्या पैसे का? इतनी बात समझनी है और किसान से शुरुआत होगी। इसलिए मैं विनोद कुमार सचान देश के किसानों से कहता हूं कि तुम जाग जाओ, तुम ही इस देश को बचा सकते हो, तुम ही बच्चों का भविष्य बचा सकते हो। अगर तुम भी सो गए ना, तो बकाया तो सब सो ही रहे हैं बेचारे। ये तो सारे सिस्टम में लोग जिनको नोट कमाना है वो तो इतने पागल हो गए हैं, क्या किया जाए, उन्होंने तो भांग पी ली है। लेकिन तुम्हारे पास नोट भी नहीं है। तुम्हारी तो स्थिति है किसान की, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। नमस्कार।